जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज हम बात करेंगे कि क्या बेबी देवी को उत्पाद विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट देकर उन्हें फंसा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पाद विभाग पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जब ईडी जांच कर रही है तो उसके तार झारखंड तक जुड़े हैं और झारखंड के उत्पाद विभाग के सचिव और उत्पाद आयुक्त को ईडी ने बुलाया था छत्तीसगढ़ में। उनसे पूछताछ हुई थी और बताया जाता है कि जगन्नाथ महतो जिस समय जिंदा थे और मंत्री थे, इस बात को लेकर कुछ तनाव में भी रहते थे कि कहीं ईडी उनसे भी पूछताछ न करे। तो ऐसी स्थिति में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को, जो बिल्कुल घरेलू महिला है, जिनको राजनीति का और प्रशासन का जरा भी अनुभव नहीं है, उनको उत्पाद विभाग जैसा जटिल विभाग दे दिया गया है जिसके अंदर ही तमाम गड़बड़ियां हैं और उसके ऊपर से उस पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर भी है। तो क्यों दिया गया है और साथ ही झारखंड की नौकरशाही की क्या स्थिति है और डुमरी में जहां उपचुनाव होना है वहां राजनीतिक हालात कैसे हैं, गिरिडीह में चुनाव कौन लड़ेगा, क्या बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार होंगे, इन सब बातों पर मैंने बात की अक्षय कुमार झा से। अक्षय कुमार झा एक बेहद तेज तर्रार पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कई खोज परख रिपोर्टें की हैं, कई स्टोरीज की हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज की हैं, ब्रेकिंग न्यूज किए हैं और इन पर काफी चर्चा हुई है, कई न्यूज पर कार्रवाई हुई है। और आइए आज उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं इन सारे मुद्दों पर कि क्या उत्पाद विभाग बेबी देवी को देना सही है और बाकी सारे बातों पर उनसे चर्चा करते हैं। तो आइए अक्षय झा से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताइए। जी आनंद जी, यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के पास हैं। जिससे पहले जगन्नाथ महतो के पास शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग दोनों थे। सबसे विवादों में जो विभाग रहा है वो आपका खनन विभाग था। उसके बाद उद्योग विभाग था, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि सूबे की बहुत सीनियर आईएएस जो है अभी जेल में है, पूजा सिंघल। उसके बाद उत्पाद विभाग पर भी ईडी की नजर थी और ईडी ने 2 बार समन करके उत्पाद विभाग के सचिव और उत्पाद विभाग के कमिश्नर दोनों को बुलाकर छत्तीसगढ़ में 2 बार पूछताछ भी की है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये बात चल रही है कि सचिव और कमिश्नर के बीच में भी ठीक से जुगलबंदी नहीं है। इस वजह से, क्योंकि अभी जो कमिश्नर आए हैं वो बिल्कुल नए हैं और तमाम चीज जो शराब नीति बनी छत्तीसगढ़ वाले बेस पे जो बनी, ये बिल्कुल वो नीति थी जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी। तो ईडी के रडार पे आना लाजमी है और ईडी आगे चल के जान। छत्तीसगढ़ में जो ईडी ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां भी की है और जी तो उससे जब यहाँ लिंक मिल रहा है तो आप किस ओर संकेत कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो थोड़ा को और जी विस्तार से थोड़ा खोल कर बताएंगे। ये बिल्कुल आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में एजाज डेबर नाम के एक व्यक्ति हैं जो रायपुर के महापौर भी हैं। उनके भाई को अरेस्ट किया गया है, जो कांग्रेस में बहुत ही दिग्गज नेता जाने जाते हैं। उसके अलावा एपी त्रिपाठी है जो शराब नीति के मास्टरमाइंड थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं थे बल्कि झारखंड के लिए भी थे। और छत्तीसगढ़ की जो बेवरेज कॉर्पोरेशन कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, उसी ने ये नीति तैयार की थी। और आपको बता दूं कि एपी त्रिपाठी भी आज ईडी की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ जारी है और वो जेल में है। ठीक है, ये वही अभी तक शराब नीति। वही व्यक्ति है क्या जो जिन्होंने होलोग्राम बनाया था यहाँ बोतलों पर लगाने वाला? जी 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 हाँ, प्रिज्म प्रिज्म होलोग्राम, उनका कंपनी का नाम प्रिज्म है। और होलोग्राम बनाया था आनंद फानन ने, फिर झारखंड सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। और इस बार ने जो पूरी कंपनी जो बना रही थी पुणे में, जो सरकारी कंपनी है महाराष्ट्र की, उससे बनवाया जा रहा है इस बार। वो नकली होलोग्राम बनाते थे और नकली शराब की बिक्री होती थी उससे। और इसमें बहुत गहरा पैठ था और बहुत सारी कमाइयां इससे होती थी। प्रेम प्रकाश इसमें संलिप्त है। और अंदर खाने की बात आपको बता दूं कि डुमरी जो विधानसभा है वो सिर्फ बोकारो का ही नहीं है, गिरिडीह का है। तमाम लोगों से बात होते रहती है। बेरमो में भी बहुत ज्यादा प्रभुत्व था उनका, जगन्नाथ महतो का। तो बहुत लोगों से जब बात होती रहती है तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीमार तो चल रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके मन में कहीं कहीं ये बात थी कि कभी ईडी उनको भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है। ये डर उनके मन में था।
अब आगे की बात नहीं बता सकता हूं कि उसी डर से क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये डर उनको भरपूर था। और जब मंत्रालय देने की बात हुई तो फिर उत्पाद विभाग इनको क्यों दे दिया गया, जिसमें ईडी पूछताछ कर रही है, जो ईडी के रडार पे है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस पर जरूर बहुत जोर हमला होने वाला है। विनय चौबे को बुला के पूछताछ हुई है, करण सत्यार्थी भी गए थे पूछताछ के लिए, उत्पाद आयुक्त जो है। तमाम लोग इसमें घिरते नजर आ रहे हैं, फंसते नजर आ रहे हैं, और कहीं भी एक भी सबसे बड़ी बात की सुमित फैसिलिटीज एक कंपनी थी जो मैन पावर सप्लाई करती थी पूरे झारखंड में, वो भाग गई। आप नहीं मानेंगे मेरी बात, या फिर पब्लिक नहीं मानेगी, लेकिन हर शराब दुकान से 10 लाख से लेके 15 लाख तक का हिसाब जो है गायब है, वो हिसाब ही नहीं मिल रहा है। अब जेएसबीएसएल लिया जब अपने कब्जे में सुमित फैसिलिटीज के भागने के बाद, तो उनको हिसाब ही नहीं मिल रहा है। अब आनन फानन में रांची में किसी और कंपनी फ्रंटलाइन को, गढ़वा पलामू लातेहार में एक्स जेडी को, तमाम अब दूसरे दूसरे कंपनियों को दी जा रही है। आप सबक नहीं ले पाए। शराब कंपनी जो मैन पावर सप्लाई करती थी, अरगोड़ा में जो सबसे बड़ी शराब दुकान है, रांची का सबसे बड़ा शराब दुकान उसको बोला जाता है, वहां का सेल्समैन ही भाग गया। वो करीब 10 लाख का हिसाब का वहां नहीं मिला। वो सेल्समैन गायब है, वो फरार है, नदारद है, कहीं नहीं मिल रहा है। अब फिर दूसरी कंपनी को दी जा रही है। तो ऐसा जटिल विभाग एक ऐसी महिला को दे देना जो पहली बार घर की सड़क से बाहर निकली है। उनके पति जरूर मंत्री थे, लेकिन बेबी देवी को देख कर ऐसा लगता है कि बिल्कुल घरेलू परिवेश की महिला है वो, और उनको प्रशासनिक कामकाज के बारे में या राजनीतिक दांव पेचों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। थोड़ी सी भी जानकारी होगी इसका मुझे संदेह है। थोड़ा सा हड़बड़ाहट उनके परिवार के बीच के लोगों में भी था कि पता नहीं कि हेमंत सोरेन उनको कुर्सी दे ना दे, मंत्री बनाए ना बनाए। ये जो बात थी उनके बीच में, ये जो घबराहट थी ना, इसी वजह से वो विरोध नहीं कर पाए। उनको लगा जो मिला सो अच्छा, लेकिन ये जो मिला सो अच्छा वाली बात नहीं है। ये फंस गए, 100% फंस गए। इनको कम से कम शिक्षा विभाग था, ये मुख्यमंत्री पास तमाम सारी विभाग हैं, बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ज्यादा दांवपेच नहीं है, तो कोई ऐसा आसान सा विभाग भी दिया जा सकता था। और क्योंकि मॉनिटर तो मुख्यमंत्री का होता है, और विभाग भी सारे मुख्यमंत्री का ही होते हैं, बाकी जो मंत्री होते हैं प्रभारी मंत्री कहलाते हैं। तो ऐसे में कोई आसान विभाग, कोई छोटा विभाग भी दिया जाता क्योंकि नहीं है, लेकिन ये उत्पाद जैसा जटिल विभाग जिसमें आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, ऐसा विभाग एक ऐसी महिला को दे देना जिसने पहली बार घर की चारदीवारी पार की है, तो इसके पीछे राजनीतिक क्या आपको दिखाई देता है? इसमें क्या राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है? इनको चुनाव जीतना था कि भाई मंत्री बना देंगे। इससे पहले एक फार्मूला कामयाब हुआ था आपका हाजीपुर हसन के मामले में। उनके पिता जो थे मंत्री थे, वो जब उनका इंतकाल हुआ तो इनको मंत्री बना के वहां चुनाव जीता गया। तो ये फार्मूला फिट करने के चक्कर में एक राजनीतिक समीकरण है, ये एक राजनीतिक स्टंट है कि आपको मंत्री हम बना देंगे तो क्षेत्र प्रभाव हो जाएगा और अब जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार आपका स्टंट कामयाब हो जाए। आपको बता दूं कि क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हैं, वो इलाका भी कमोबेश वही इलाका है, और आप उस इलाके को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू वहां दूसरे नंबर पर था, और बीजेपी आजसू, एक चौंकाने वाली बात मैं यहाँ रोकूंगा आपको, एक चौंकाने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि आजसू और जगन्नाथ महतो यानी जो जेएमएम से जो जीते थे, वोट का अंतर बस 10,000 के आसपास था। ऐसे ही कुछ ज्यादा या कम होगा। आंसू का कैंडिडेट लड़ा था और बीजेपी अलग लड़ा था। अगर संयुक्त वोट जोड़ दिया जाए तो जगन्नाथ महतो से ज्यादा वोट थे जो जगन्नाथ महतो को 2019। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, वहां पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट भी चुनाव लड़े थे जिनको 24,000 वोट आया था। बिल्कुल, अगर एआईएम जो भी उनकी पार्टी का नाम है, अगर वो फिर से लड़ जाते हैं और 24,000 वोट अगर लाए थे, तो अगर उतना आसपास भी पहुंच जाते हैं तो इनका फार्मूला फेल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा राजनीतिक स्टंट है। तो अगर वो जी, तो इसमें राजनीतिक स्टंट में आपको क्या नजर आता है? क्या इसका कोई लाभ मिलने वाला है चुनाव में? जैसा माहौल अभी लाभ मिले ना मिले, लेकिन अब चुनाव की बात तो चुनाव परिणाम पर ये होता है। और ठीक है, अब चूंकि सहानुभूति भी मिलती है लोगों की। जगन्नाथ महतो नो डाउट जननेता थे, एक ऐसा नेता थे जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं था, अपने से खड़े हुए थे और बहुत ही ताकतवर, कत्तावर, आप जो बोल सकें, वो नेता थे।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन हो जाए। लेकिन उतना विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी अगर उनकी पकड़ होती अगर, तो 2 बार गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव क्यों हारे होते? उसी राजमहल से विजय विजय हांसदा 2 बार 2014 और 2019 में जीते हैं चुनाव जेएमएम के टिकट पर, या गीता कोड़ा नहीं, जीते आपको हैं। ये गिरिडीह आपको समझना होगा, गिरिडीह में 5 विधानसभा है, ठीक है। डुमरी और बेरमो में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था जगन्नाथ महतो का, लेकिन आप गिरिडीह जब पहुंचते हैं, गिरिडीह जब पूरे शहर में पहुंचते हैं तो प्रभाव कम हो जाता है। कुछ क्षेत्रीय इलाकों में, कुछ ग्रामीण इलाकों में जगन्नाथ महतो का पहुंच था, लेकिन अब जब गिरिडीह पहुंचते हैं या फिर और विधानसभा पहुंचते हैं तो वहां पर वो उतने नहीं थे। बीजेपी एक वोट बैंक है वहां पर बीजेपी का, पूरे क्षेत्र में, पूरे गिरिडीह लोकसभा में, और इसलिए इस बार जो आप बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और मैं कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि टिकट मिलने जा रहा है बाबूलाल मरांडी को इस बार गिरिडीह लोकसभा से, क्योंकि अभी जो आजसू के सीपी चौधरी हैं वो प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में। सब उनको बोलते हैं, लापता का पोस्टर लगाया हुआ उनका पूरा मैंने लोकसभा क्षेत्र में। शुरू भी की थी इस बार, कि हो सकता है कि इस बार गिरिडीह बीजेपी को मिल जाए, और हजारीबाग हो सकता है कि इस बार आजसू लड़े। तो एक संभावना मैंने जताई थी एक वीडियो में। तो दूसरी संभावना ये है कि विधानसभा में आजसू को और मजबूत करने के लिए ज्यादा सीटें मिले हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन लोकसभा में इस बार जो बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट मिलने वाली है, एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर अच्छा, मैंने आपका ये कहना है कि लोकसभा में आजसू को सीट नहीं मिलेगी और इसके बदले विधानसभा में उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज होगा, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज मोड में है सारा चीज। क्योंकि आप उत्तरी छोटा नागपुर को अच्छे से समझते हैं, तो डुमरी में जैसे चुनाव होना है, तो जैसे मधुपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा था, वहां मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर, और जेएमएम को मुस्लिम को छोड़ के रखना था, और संथाल परगना में जेएमएम के पास कोई मुस्लिम लीडर नहीं है हाजी साहब के बाद, तो उनके बेटे को देना की मजबूरी समझी जा सकती है। लेकिन डुमरी खासतौर पर कुर्मी बहुल इलाका है, महतो बहुल इलाका है, और आजसू का भी वही जनाधार है। आजसू के पास भी जो बेस है वो कुर्मी का ही बेस। तो बिल्कुल इस मामले में हेमंत सोरेन का दांव काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर तो अभी बहुत सवाल खड़ा हो गया। लेकिन जयराम महतो इस इलाके में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनका किस समर्थन रहेगा, या वो यह क्या करेंगे डुमरी के उपचुनाव में, किसकी तरफ? लोग ये समझते हैं कि जयराम महतो एक पढ़ा लिखा लड़का, स्टूडेंट, हाँ ठीक है, पढ़ने लिखने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, अब राजनीति में आ रहे, तमाम चीज सही है, लेकिन इसको दूसरे चश्मे से अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में जयराम महतो ने जगन्नाथ महतो के साथ मिलकर बूथ से बूथ जाकर, हर एक बूथ पे जाकर उनकी कैंपेनिंग की थी। बात को समझिए, यहाँ पे वो आज से तैयारी में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो का अचानक से नींद टूटा 2 साल पहले और फिर वो स्टूडेंट बोल के माइक पकड़ के और भाषण देने लगे और सब जगह जाके बोलने लगे कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टी भी बना ली उन्होंने। ऐसा नहीं है, महत्वाकांक्षा उनकी पहले से थी। जगन्नाथ महतो के साथ जयराम महतो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जयराम महतो ने बखूबी साथ निभाया, उनका खूब साथ निभाया। लर्निंग चल रही थी। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन जयराम महतो अब माने इस बात को नहीं माने, जगन्नाथ महतो के जाने के बाद ही पार्टी का गठन होता है, तो समझा जा सकता है। लेकिन प्रभाव क्या रहेगा उनका, और उनका रुझान किस ओर रहेगा? क्योंकि अभी तो डुमरी का चुनाव नहीं लड़ेंगे जयराम महतो, या उनकी पार्टी का कोई नहीं लड़ेगा, तो वो क्या कोई फैक्टर बनेंगे किसी को हराने का या किसी को जिताने का? चुनावी जब राजनीति में आदमी आ जाता है तो वो कुछ भी बोले, वो सदा हुआ बांध चढ़ाता है कि भाई तीर जो है निशाने पर लगे। अब डुमरी, अच्छा बताइए आप एक बात, कहाँ का वोटर जाके बोलता है जनप्रतिनिधि को कि आप हमारे यहाँ चुनाव लड़िए? ऐसा होता है क्या पूरे भारत में? तो आज तक कि इस बार चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, टाइम बहुत कम है, ड्यूरेशन बहुत कम है, 1 साल ही बचा हुआ विधानसभा सत्र का, तो इस बार वो लड़के भी क्या कर लेंगे? उनको तो फील्ड बनाना है, उनको जगह बनाना है, मैदान तैयार करना है। 1 साल में अगर वो हार जाते हैं तो वो बैकफुट पे चले जाएंगे, इसलिए इस बार वो कतई हिम्मत नहीं करेंगे चुनाव लड़ने का, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो अभी तैयारी करेंगे, इस चुनाव को देखेंगे, रणनीति बनाएंगे। उनका कोई रोल नहीं रहेगा, वो तटस्थ भाव से सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। वो पहले जेएमएम के सपोर्ट में प्रचार किया करते थे, ये सच है, ये उन्हीं के द्वारा कहा गया है, ये मैं नहीं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मेरी जबानी है, उन्होंने कहा, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कई बार कहा। हाँ, तो जेएमएम का जब वो सपोर्ट कर रहे थे तो जेएमएम की तरफ झुकाव हम क्यों नहीं मानेंगे?
ऐसा क्या हो जाएगा कि अब वो सब जेएमएम का नहीं करेंगे? बिल्कुल जेएमएम की तरफ झुकाव रहेगा उनका और वो चाहेंगे कि बेबी देवी जीते, लेकिन अगली बार चुनाव में क्या होता है, जो विधानसभा चुनाव पैन झारखंड में होगा, उसमें वो उनका क्या स्टैंड रहता है, इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार जो चल रही है और जिस तरह की चीजें आ रही है, भ्रष्टाचार का मामला है, 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का भी कुछ, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपने रथ का सारथी बना दिया है, तो इन सारी चीजों का जेएमएम की कल बैठक हुई है, तो इन सारी चीजों को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अभी अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो हवा का रुख किस ओर रहेगा? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है। कारण? लोकसभा में बीजेपी की तरफ इसलिए रुख रहेगा क्योंकि माना कि पिछली बार बीजेपी नहीं लड़ पाई अच्छे से चुनाव और हार का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की तैयारी है, जिस तरीके का सारा कुछ है, वो बीजेपी ही इस बार लीड करेगी। शासन प्रशासन का क्या रुख है अभी? जैसे दो अधिकारी जेल में हैं, प्रशासनिक अधिकारी काफी दबाव में है, भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं, कई पर ईडी की निगाह है, तो सरकार के अंदर खाने नौकरशाही में क्या माहौल है, क्या चल रहा है? नौकरशाही देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने पहले की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि अपंग थी, बिल्कुल अपने पैर पे चलने के काबिल नहीं थी नौकरशाही। लेकिन विगत 2 महीने में जैसा जैसा डिसीजन लिया गया, खास करके आपको शायद ये खबर मिली होगी कि एक सीनियर आईएएस श्रीनिवासन थे, जो खनन विभाग के सचिव रहे थे, परिवहन का उनके पर प्रभार था और वो अल्पसंख्यक विभाग के भी सचिव थे, उनको बिल्कुल इस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, इस तरीके से हटा दिया गया कि जैसे किसी थानेदार को नहीं बोलते लाइन हाजिर हो जाना, सिपाही को बोलते लाइन हाजिर हो जाना, वो कार्मिक विभाग में सीधा सीधा बोला गया कि आप कार्मिक विभाग को रिपोर्ट कीजिए। उनके पास एक भी प्रभार नहीं है, वो किसी भी विभाग के दायित्व में नहीं है, वो जो कि सीनियर आईएएस है के श्रीनिवासन। सरयू राय हमेशा बोलते रहे, चाईबासा डीसी में रहते वक्त उन पर आरोप लगे हैं, जब खनन विभाग में 2 आरोप लगे हैं, तो किस तरीके का जो एक्शन लिया गया है, ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो ब्यूरोक्रेसी से जो बात छन के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेसी के बहुत ऊपर काबिज है, उन्होंने ये एक्शन लिया है और ये दबाव बनाया है कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए कि जिससे पब्लिक में ये मैसेज जाए कि सिर्फ यहाँ बेईमानी नहीं होती है, ईमानदारी भी होती है। सरयू राय का आपने नाम लिया। सरयू राय बार बार ये कहते हैं कि सरकार के बाहर एक ऐसा छोटा समूह बन गया है जो सरकार के अंदर अपने मन के मुताबिक फैसले करा लेता है, जैसे जिलों में डीसी एसपी कौन जाएगा या महत्वपूर्ण विभागों में सचिव कौन बनेगा। तो उनका कहना है कि बहुत बार मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होता और अधिकारियों की तबादला पोस्टिंग हो जाती है, तो इतना प्रभावशाली ये ग्रुप है। आप राजधानी में है, आपका रोज ब्यूरोक्रेट से सामना होता है, रोज आप सरकार के नौकरशाही का फंक्शनिंग देखते हैं, आपको ऐसा कुछ दिखा क्या? आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सरयू राय जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। सरकार के बाहर एक ऐसा ग्रुप चल रहा है जो सारी चीजों पर निर्णय ले रहा है और सच में मुख्यमंत्री को पता नहीं है ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री पर दबाव है। किसका दबाव में आकर ब्यूरोक्रेट से दबाव है, बाहर का दबाव है, दबाव में तो है, ये माने ना माने। अगर वो दबाव में नहीं होंगे तो इतनी सारी चीजें झारखंड में कैसे हो जाएंगी एक साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि एक, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि पत्रकार हूं, सूत्र का खुलासा नहीं कर सकता, किसी विभाग में है लेकिन बहुत नजदीकी है। उनका कहना है कि ऐसा क्या है कि कोई भी बात के लिए हमेशा उनके नीचे के लोगों से क्यों पूछना पड़ता है। इवन कि अगर माली को 2 दिन छुट्टी चाहिए तो भी उनको वो नहीं दे सकते, डायरेक्ट वो बोलते हैं कि जाओ फलाने से पूछ लो। तो फलाने में इतनी ताकत कहां से है? ऐसा क्या है? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपके हाथ में डोर है और नहीं भी है, आप दिखा रहे हैं कि आप महान है और नहीं भी है। बाहर की बातों को भी समझनी चाहिए आपको, पब्लिक रिस्पॉन्स को भी समझना चाहिए। पहले तो बुके नहीं बुक लेने की बात करते थे, अब सिर्फ बुके लेते हैं, बुक की आप बात ही नहीं करते हैं किसी तरह की। बल्कि आप बताइए ना, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं, देवघर
बोकारो, ये तमाम बड़े जिले हैं, वह काबिज है। साहेबगंज भारत का एक ऐसा जिला जिस जिले पर इतना बड़ा आरोप लगा, लेकिन वहां के डीसी एसपी नहीं बदले गए। हालत देख लीजिए कि विधानसभा का स्पीकर झारखंड के राज्यपाल को पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर जो विधानसभा के हेड होते हैं उन पर विधायक टिप्पणी कर रहे हैं। डीसी को वहां का सांसद अनाप शनाप बोल रहा है और सांसद को एक डीसी अनाप शनाप बोल रहा है। ये क्या है? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भारत का अंग है, इसलिए सिर्फ लोकतंत्र यहाँ का है, नहीं तो यहाँ तो लोकतंत्र तो है ही नहीं। मतलब जो एक बेसिक अनुशासन होता है नौकरशाही में या शासन में, वो उस अनुशासन का ही लोप हो गया एक तरह। और इसका स्पीकर कब राजनीतिक भाषण देता है? जब आचार संहिता का घोषणा हो जाता है, उनको चुनाव लड़ना होता है, तो वो भाषण देते हैं। वो अपने पीठ के पीछे जेएमएम का बैनर लगा के राज्यपाल को बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा, गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहाँ का अनुशासन है? एक विधायक जो है किसी भी हाल में स्पीकर को कुछ नहीं बोल सकता है। आप देख सकते हैं राज्यपाल को बोलने के बाद तमाम विधायक जो है, भानु प्रताप शाही हैं और भी कई विधायक हैं, वो उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन जेएमएम भी यही कह रहा है कि राज्यपाल अपने सीमा से बाहर जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी स्पोक्समैन बोले तो बात समझ में आती है। राज्यपाल जो होते हैं गृह मंत्री के नुमाइंदे होते हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं केंद्र के ही वो नुमाइंदे होते हैं, वो चलता है। स्पोक्समैन बोले चलेगा, लेकिन एक संसद मतलब संवैधानिक पद पे बैठने वाला विधानसभा का स्पीकर कुछ बोले तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से जायज है और होना भी नहीं चाहिए। ये मर्यादा विहीन राज्य है आपका, जहां पर ईडी लगातार रेड कर रहा है। तो आपकी बातों से कुछ निष्कर्ष निकला। पहला तो बेबी देवी को उत्पाद विभाग देकर फंसा दिया गया है। बिल्कुल फंसा दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और तीसरा यह कि झारखंड अब एक ऐसा स्टेट बन गया जिसको जो मन में आता है करता है, नियम कानून का कोई अनुशासन नहीं है। अनुशासन विहीन राज्य अगर पूरे भारत में कोई है तो वो झारखंड है। किसी पार्टी का टूट के किसी पार्टी में मिल जाना, सरकार बनाना, ये एक राजनीतिक खेल हो सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद एक दूसरे पर को गलत टिप्पणी करना, ये कहाँ की मर्यादा है? तो यही बनाना स्टेट का मतलब यही होता है। तो झारखंड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि झारखंड एक बनाना स्टेट है, क्योंकि जहाँ नियम की कोई व्याख्या नहीं हो, जिसको जो अपने हिसाब से नियम की व्याख्या कर ले और जिसकी लाठी उसकी भैंस चल जाए, वही बनाना स्टेट है, बनाना रिपब्लिक है। मैं तो रोज प्रोजेक्ट भवन जाता हूँ, सचिवालय जाता हूँ, आप भी आके देख सकते हैं। ना मुख्यमंत्री आते हैं, ना विभागीय अधिकारी आते हैं, जिसको जैसे मन वैसे काम हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का वही हाल है, सारा कुछ बिल्कुल एकदम कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। हम लोगों को खबर मिलनी बंद हो गई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलिए अक्षय जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। फिर किसी और टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।